हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। किसी ने सही कहा है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और सुबह को सफा है। पर मेरा ये मानना है, ना तो केमिस्ट्री वफा करती है ना केमिस्ट्री सफा करती है। वो सिर्फ खाती है आपका दिमाग, और केमिस्ट्री मांगती है रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना केमिस्ट्री में, उतनी ज़्यादा रिएक्शन आपकी याद होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिएक्शन की। भैया रिएक्शन याद करो, एक रिएक्शन को 5-5 बार लिख के याद करो और बार बार रिपीट करते रहो। अरे कैसे याद नहीं होगी? अगर आप लगातार मेहनत करते हो, लगातार रिएक्शन को याद करते हो, तो रिएक्शन जबरदस्ती भी याद होगी। और यह माना जाता है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को 21 बार रिपीट कर लिया तो वो टॉपिक आपके माइंड में परमानेंटली फंस जाता है। हालांकि रिएक्शन याद करना थोड़ा टफ काम है, लेकिन क्या है कि अगर रिएक्शन को एक बार आपने याद कर लिया तो 2 या 3 दिन बाद आप भूल जाओगे, लेकिन फिर से अगर रिपीट मारोगे तो फिर से याद आ जाएगी। तो भैया जितने भी टॉपिक मैं आज करवा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आज करवाऊंगा, उस सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और चुपके से उन टॉपिक को याद कर लो, क्योंकि यही टॉपिक इस साल पेपर में आने वाले हैं। सोच लो अब, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं लूंगा बिलियन से, यानी कि पहला क्वेश्चन या टॉपिक बोलूंगा बिलियन से। और बिलियन चैप्टर हमारा 8 नंबर का, ठीक है। मैं चैप्टर का नाम भी लिखवाते चलूंगा, क्योंकि 10 चैप्टर है और 10 के 10 चैप्टर। अब तो बहुत शॉर्ट कर दिया, पहले तो निरा बड़ा चैप्टर था यार, 16 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे कभी किसी टाइम, और आज 10 चैप्टर कर दिया। उसमें से भी बीच बीच में से हटा दिया गया। आप लोग ये कितना ईजी कर दिया यार आप लोगों के लिए। तो देखो चैप्टर नंबर मेरे पास कौन सा बेटे? फर्स्ट है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है मेरे पास। कोई बता सकता है चैप्टर फर्स्ट का नाम? भैया किसी को याद है? याद है सर, क्या नाम है बेटे? बिलियन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? टॉपिक फर्स्ट में ले रहा हूं, लाइन पे फोकस करना बेटे ध्यान से। राउल्ड का नियम। राउल्ड का नियम हर साल आता है, एक आधा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। राउल्ड का नियम भैया छोड़ना मत, जहां भी आप पढ़ोगे हमेशा बताएगा आपको कि राउल्ड का नियम इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर। राउल्ड का नियम। और बात भी सही है यार। अरे पूरे चैप्टर में अगर हमने ये ना पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? राउल्ड का नियम तथा इसकी सीमाएं। जरा सुनाओ मुझे एक बार। अरे है किसी को याद? भाई याद कर लो भैया, याद कर लो। कब पढ़ोगे? राउल्ड का नियम तथा इसकी सीमाएं, बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मैं सेकंड टॉपिक इससे लिखूं तो भैया आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा, लेकिन बेचारा हेनरी फंस जाए इस राउल्ड के चक्कर में। ये हेनरी फंस जा, आता ही ना, राउल्ड का नियम आ गया, हेनरी का नियम क्यों देगा भैया? लेकिन फिर भी पढ़ लेना आप हेनरी का नियम, ठीक है साहब। चलो छोटा सा नियम होता है हेनरी का, आराम से अगर आगे छुट्टी करना यार। अच्छा थर्ड टॉपिक कौन सा है मेरे पास? सर बता दो थर्ड टॉपिक। भैया थर्ड टॉपिक देखो, 4-5 टॉपिक लूँगा, ज़्यादा नहीं। थर्ड टॉपिक है हमारा परासरण दाब। भैया 1 नंबर में परासरण दाब की परिभाषा पूछता है, ठीक है। इसको याद कर लेना ठीक से। परासरण दाब, ओके, परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब, ठीक है साहब। तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक, बेटे लाइन पे ध्यान देना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलो साहब, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। कितने नंबर का चैप्टर है हमारा ये? 8 नंबर का चैप्टर है। पहला चैप्टर बिलियन का 8 नंबर कर दिया। किसी टाइम ये 3 नंबर का चैप्टर हुआ करता था, लेकिन आज 5 नंबर बढ़ा दिया, 8 नंबर कर दिया। और सबसे सिंपल चैप्टर है हमारा, ठीक है। ध्यान देना, राउल्ड का नियम, इसकी सीमाएं, हेनरी का नियम, परासरण दाब। परासरण दाब वे बाह्य दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है। किताबों के अकॉर्डिंग तो बहुत लंबी परिभाषा होती है इसकी, याद कर लो, छोटे में बता रहा हूँ। देखो हिंट्स दे रहा हूँ आपको परासरण दाब की क्या होता है। परासरण दाब क्या है? परिभाषा पूछा आपसे तो क्या बताओगे आप? वह बाह्य दाब, ठीक है। यानी कि परासरण दाब वे बाह्य दाब होता है जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है। 1 नंबर पूरा हो गया आपका। इसके साथ में रखेगा न्यूमेरिकल, परासरण दाब का न्यूमेरिकल बड़ा जरूरी है बेटे। इसका जो है न्यूमेरिकल पढ़ लेना आप। और मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसे बोलते हैं हम क्वथनांक का उन्नयन। चलो साहब ज़्यादा टॉपिक नहीं, चलो एक टॉपिक हो ले रहा है चैप्टर से, क्योंकि यार 8 नंबर है यार, कुछ तो पूछेगा। भाई अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। जैसे 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, बाज़ दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। और एक और रह गया हमारा क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, बाज़ दाब का अवनमन, परासरण दाब। ये 4 हमारे क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है इसके बारे में, तो बड़ा जरूरी है यार ये पूरे कंप्लीट पढ़ लो। राउल्ड का नियम पढ़ लो, हेनरी का नियम पढ़ लो, परासरण दाब की परिभाषा पढ़ लो, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ लो, हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ लो, और अणुसंख्यक गुणधर्म जितने भी हैं हमारे चारों के चारों। बाकी राउल्ड का नियम से पूछा जाता आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। पर
अदर्स विलेन ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनदर्स विलेन ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं इतने मोस्ट नहीं है। बस भैया न्यूमेरिकल पे ध्यान देना, 2 न्यूमेरिकल 4 नंबर के अलग ही रखो मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के थ्योरी पूछेगा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 या 3 न्यूमेरिकल भैया अलग ही रखो मिलेंगे। हमें फोकस करना है इस चीज पे। चलो साहब, इसके साथ साथ ना यार एक टॉपिक और पढ़ लेना आप, बांट हाफ गुणक। पेपर में 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेता बांट हाफ गुणक, लेकिन बहुत है तो नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा ये है यार, राउल्ट का नियम। तो सबसे इसी पढ़ लो बढ़िया करके, और क्या करना है फिर है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ। न्यूमेरिकल मत छोड़ना चैप्टर का एक भी यार। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वथनांक के उन्नयनसाय या हिमांक के अवनमनसाय या परस्मदापसाय या फिर मोल अंशाय, मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल तो सारे के सारे कर लो इस चैप्टर के, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने क्या बोला कि 2-2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल आएंगे आपके, 4 नंबर फंसेगा न्यूमेरिकल के, लगा लो साहब। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ। 8 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर मेरे पास आ गया सेकंड। चैप्टर का नाम याद है आपको? है भाई, चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? देखो इसका मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा सर के मैं। चैप्टर सेकंड का नाम है मेरे पास वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। अबे यार चैप्टर के नाम तो याद कर लो कम से कम। चलो टॉपिक अंदर के याद ना हो रहे तो भैया 7 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है मेरे पास? 7 नंबर का। वो फ्री फंड के नंबर है, बिल्कुल फ्री फंड के। पहला क्वेश्चन है मेरे पास इसका, सबसे पहला सीसा संचायक सेल। भैया पढ़ लेना, सीसा संचायक सेल की इस बार एंट्री हुई है। पिछले 2 साल से हटा हुआ था, लेकिन इस बार क्या कर दिया इन लोगों ने, एंट्री मार दी है जबरदस्ती कि इसे लेकर आओ, और इसे लेकर आओ तो ये आगा और काम करके जाएगा, और आपको भी इसका काम तमाम कर देना है। क्या है मेरे पास? सीसा संचायक सेल। ठीक है बेटे, सीसा संचायक सेल। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, कुछ ना है, सीसा संचायक सेल। ठीक है बेटे, जिसको हम बोलते हैं बैटरिया। क्या बोलते हैं इसको हम? बैटरिया। क्या बोलते हैं बेटे इसको? बैटरी। तो सीधा संचायक सेल यानी कि बैटरी। अरे बड़ा जरूरी टॉपिक है भैया, पढ़ लेना, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इस बार कंफर्म क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, वो क्वेश्चन है आपका ये सीधा संचायक सेल, जिसका हम बोलते हैं बैटरिया। ठीक है सर, दूसरा टॉपिक भी तो कोई होगा इस चैप्टर का? अबे है तो यार कोल-राउस का नियम। ये तो भैया हर साल आवे, आता तो है, बात सही है बिल्कुल। कोल-राउस का नियम, कोल-राउस का नियम। तो कोल-राउस भाई साहब का नियम पढ़ लो। ठीक है, और इसका एक अनुप्रयोग या इसके अनुप्रयोग, 6 अनुप्रयोग होते हैं। आपको कोई भी 2-3 अनुप्रयोग लिखा ना काफी है। ठीक है, कोल-राउस का नियम, कोल-राउस का नियम तथा अनुप्रयोग बेटा एक ही अनुप्रयोग है, बढ़िया करके याद कर लेना। ठीक है, इसका अनुप्रयोग 2 टॉपिक हो गए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा मैं आपको, घबराओ मत। सेल, गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपवर्तनीय सेल पिछले साल हटे हुए थे, लेकिन इस बार एंट्री हुई है। दोनों में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, कभी बाद में सर ने अंतर तो बता ही नहीं थे। विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है सर, और तथा बताओ सर जरा आगे। और अबे क्या बताऊं, इतनी इजी टॉपिक यार। विद्युत अपघटनी, हाँ सेल तो रह गया इसमें, हटाओ इसको, सेल लिखो, विद्युत अपघटनी सेल। और सर और बताओ, तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। पढ़ने को नहीं कहूँगा, सिर्फ अंतर करने को करूँगा। गैल्वेनिक सेल में अंतर, गैल्वेनिक सेल में अंतर मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल का पढ़ लेना है। अच्छा, 4th टॉपिक कौन सा सर? 4th टॉपिक, अरे यार ये भी कोई टॉपिक है। 4th टॉपिक होता है निर्णय समीकरण। निर्णय समीकरण पढ़ लेना मेरे दोस्त बढ़िया करके। कौन सी समीकरण है? निर्णय समीकरण, निर्णय समीकरण। बस ज़्यादा बताऊंगा नहीं। निर्णय समीकरण काफ़ी बार हद तक पूछी गई है। ठीक है, और बाकी भैया इतने बड़ा चैप्टर है यार, इलेक्ट्रोड विभव। देखो सबसे पहला टॉपिक संचायक सेल, इसे कोई रोक नहीं सकता, इस टॉपिक को कोई रोक नहीं सकता। ये टॉपिक इस बार कंफर्म 5 नंबर में रखवा मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब पढ़ लेना पड़ेगा, बाकी एक पढ़ो या मत पढ़ियो। अगर आया सेकंड नंबर पे कोल-राउस का नियम आया, विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनीय सेल नहीं पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ के जाना, दोनों में अंतर पढ़ लेना। ठीक है, और निर्णय समीकरण बेटे फ्राडे के नियम, इसकी इस बार एंट्री हुई है। फ्राडे के नियम 2 होते हैं, फिजिक्स वाले नहीं। एक बार मैंने टेस्ट दिया तो एक लड़के ने भैया मोबाइल से टीपा, और मोबाइल से इतना बड़ा बेवकूफ़ किसने मोबाइल से टीपा, तो मोबाइल से टीपने के बावजूद भी वो फिजिक्स वाले फ्राडे के नियम जो चैप्टर नंबर 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वो एक लिख का आया, फिजिक्स वाले फ्राडे के नियम लिख दिए केमिस्ट्री में। मैंने देखा, मैंने यार कहाँ से देखा, बोले यही याद है मेरे। मैंने याद है तेरे, मोबाइल से निकाल कर पढ़ा उसने बंदे ने, ये लगा अंदाजा। तो निर्णय समीकरण क्या है मेरे पास, वो ये हो गई। तो निर्णय समीकरण पढ़ना, फ्राडे के नियम पढ़ लेना। चलो मैं हरे दे रहा हूँ 5वें नंबर इसके, फ्राडे के नियम। ठीक है, फ्राडे के नियम। चलो साहब, फ्राडे के नियम दोनों पढ़ लेना बेटे, फिजिक्स वाले नहीं, केमिस्ट्री वाले। विद्युत अपघटन संबंधी फ्राडे के नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन संबंधी फ्राडे के नियम लिखिए। तो 2 नियम होते हैं विद्युत अपघटन संबंधी, दोनों के दोनों मोस्ट हैं, और आप भी जो है तहलका मचा दो आज इसमें। ठीक है, चलो साहब फ्राडे के नियम हो गए। पढ़ लोगे ना फ्राडे के नियम? मुझे जरा बताओ,
हो जाएगा यहाँ तक फ्राडे के नियम तक। अरे इजी टॉपिक है, क्या है यार इन टॉपिकों में, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे वाले टॉपिक हैं ये, आराम से कर लोगे। सीजन सेल हो गया, कोलराउस का नियम, विद्युत अपघटन सेल, तब 2 नंबर अंतर हो गया, निर्णय समीकरण हो गया, और चौथा नंबर मेरे पास आ गया फ्राडे के नियम, विद्युत अपघटन संबंधी फ्राडे के नियम। बहुत बढ़िया करके तैयारी करो, ठीक है साहब। चलो हटाओ 5 चैप्टर बताओ। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो मैंने बोल दिया कि न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है भैया। चैप्टर नंबर 7 का है, अगर 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन फंस भी गया इनमें से एक, तो 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल तुम्हें अलग रखा हुआ मिलेगा। तो भैया न्यूमेरिकल का ध्यान देना, क्योंकि 3 चैप्टर में तो है न्यूमेरिकल, पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बाकी तो कहीं भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आपको छोड़ना नहीं है। और न्यूमेरिकल ही पता किससे आता है, ये जो है हमारा गैल्वेनी सेल, ध्यान देना इसमें। इस गैल्वेनी सेल के जितने भी न्यूमेरिकल है सब कर लेना, जैसे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, या सेल विभव ज्ञात करना, सब एक ही चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। ये सब के सब फाइन करना है ना। मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब पढ़ लेना। लेकिन भैया सीधा संचायक सेल, बैटरी, या फिर हमारे फ्राडे के नियम, इन दोनों में से क्वेश्चन इस बार फंसेंगे 5 नंबर के, ठीक है। 1-2 नंबर का वो न्यूमेरिकल रख देगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। विद्युत अपघटनी, विद्युत रासायनिक श्रेणी वगैरह कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। कर लोगे ना इसको कवर, ज़्यादा तो नहीं है। 5 क्वेश्चन इसके हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन इसके हैं हमारे, और 5 क्वेश्चन हमारे इसके हैं, ज़्यादा नहीं है, आराम से कर लोगे। क्योंकि यार 10 चैप्टर है, 30 क्वेश्चन तो पेपर में मिनिमम आने होते हैं यार। लगाओगे हिसाब तो 25-30 क्वेश्चन बैठ जाएंगे पेपर में आपके। चलो सब आगे देखते हैं, ठीक है। 5 हो गया, चैप्टर 3 आ गया मेरे पास। भैया न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है आपको, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल मत छोड़ना यार। चैप्टर नंबर मेरे पास कौन सा आ गया बेटे, 3 आ गया, रासायनिक बल गतिकी। सर रासायनिक बल गतिकी आ गया, हाँ यार रासायनिक बल गतिकी आ गया। किससे कहते हैं रासायनिक बल गतिकी भैया, किसे कहते हो आप, जिसमें अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। शायद यार चैप्टर की तो परिभाषा याद होनी चाहिए आप लोगों को। चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, रासायनिक बल गतिकी, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लूँगा, ठीक है। चलो साहब पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट ले लो आप। टॉपिक है मेरा, क्वेश्चन नहीं है यार, टॉपिक है, ठीक है। चलिए साहब जरा टॉपिक में पहला लिखवा दूँ, कौन सा ले मैं, सबसे मोस्ट टॉपिक ले लो पहले, सबसे पहले 2 टॉपिक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक। अच्छा ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, अरे यार मैं तो दिखाई दे रहा हूँ मैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है भाई। चलो साहब आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक करवाने वाले हो, हाँ भाई करवाने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता, नहीं करवाएंगे, रोक लेंगे, ठीक है। ये तुम सब खुद से करना है, अपना आप कवर कर रखा होगा आप लोगों ने। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण, यही पूछ सकता है आपसे। लेकिन भैया बहुत ही जरूरी है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैं मोस्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। आर्हीनियस समीकरण की एंट्री हुई है, आर्हीनियस समीकरण लगा लो अंदाजा, आर्हीनियस समीकरण, हाँ यार आर्हीनियस समीकरण, ये तो सुना टॉपिक लग रहा है। अबे सुना नहीं, ये सुना टॉपिक लग रहा है, ये पक्का बजा पेपर में। आर्हीनियस समीकरण दोनों के दोनों मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट मोस्ट हैं। आर्हीनियस समीकरण तथा इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना बड़ा जरूरी है बेटे। इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना बहुत जरूरी है। 2 टॉपिक हो गए। 3rd नंबर लिख दूं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, आणविकता में अंतर, कितना बढ़िया शब्द है देखो, आणविकता में अंतर, ठीक है, अंतर, ठीक है। यानी कि डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों में अंतर पूछ सकता है आपसे कभी भी। ध्यान देना बेटे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया कोटि तथा आणविकता में अंतर, 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी भैया आभासी एक अणु अभिक्रिया हो गई हमारी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई हमारी, वही पढ़ लेना आप अगर है तो आपकी बुक में। लेकिन यही 3 क्वेश्चन में से इस बार एक क्वेश्चन फंसने वाला,
और ज़्यादातर फोकस करना इस पे आर्हीनियत समीकरण पे। ये तो कंफर्म क्वेश्चन है यार, ये आर्हीनियत समीकरण तो पक्का फंसेगा इस साल। आर्हीनियत समीकरण क्या है, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा कैसे किस प्रकार ज्ञात की जाती है। यूपी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भले ही किसी और स्टेट में ना आए, लेकिन यूपी स्टेट में इस क्वेश्चन की बड़ी मारामारी है। पता नहीं क्या दिखता है टीचर को यार, क्या उठाता है और ये वाला क्वेश्चन रख देता है आर्हीनियत इक्वेशन का। ठीक है, तो ये पक्का मिलेगा इस बार, आपको ध्यान देना लाइन पे। ठीक है सर, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ इसमें, एक क्वेश्चन और ले लूँ भैया इसमें। न्यूमेरिकल पे तो विशेष तौर पे ध्यान देना है मुझे, टोटल न्यूमेरिकल पढ़ लेना, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन और है यार कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। लेकिन अगर इस चैप्टर से थ्योरी पूछी ना तो भैया ये 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, अभिक्रिया के बेग पर, अभिक्रिया के बेग को, किसको, अभिक्रिया के बेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित, ठीक है, करने वाले कारक। ओके सर, जैसे अभिकारक की सांद्रता, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। ठीक है, ये सारे के सारे आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के बेग को प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेता है। तो टोटल देखो मेरे पास 4 पहले चैप्टर के हो गए और 5 सेकंड चैप्टर के हो गए और 4 इसके हो गए। तो कितने हो गए तुम्हारे पास, 4 4 8 5 13 क्वेश्चन हमारे ये हो गए 3 चैप्टरों के। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वे सोचोगे यार ये बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं। ज़्यादा नहीं है यार, 20-25 क्वेश्चन तो मिनिमम पेपर में आते ही आते हैं यार। 4 तो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ऐसा नहीं है। 8 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, उसमें से यानी कि 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें 4 करने होते हैं कुल, अथवा में दे रखे होते हैं ना। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, फिर उसके अधवा में दे रखा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा, फिर आगा घा, फिर उसके अधवा में दे रखा होगा। तो पेपर को जरा समझना बढ़िया करके फिर करना पेपर को अच्छी तरह से। तो 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 नंबर के, और हर क्वेश्चन के अधवा में एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डरो मत यार, आराम से। तो साहब इतना हो गया आपका। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 3 के मेरे पास सारे क्वेश्चन हो गए। और न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, एक न्यूमेरिकल भी, एनसीईआरटी बुक के 3-4 न्यूमेरिकल हैं। जैसे आपसे एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल है, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 30% विभाजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी आपकी गणना कीजिए। एक न्यूमेरिकल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ मैं आपको, देख लेना अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के, कि किसी एक सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय, 90% भाग पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता। बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का जो अर्धायु है वो 60, यानी कि बेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना टाइम लगेगा। बेग स्थिरांक दे रखा 60 सेकेंड इनवर्स। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो और भी बहुत सारे एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, पढ़ लेना पड़ेगा। कोटि निकालना पूछ लेता है, कोटि भी निकाल लेना शेयर के। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इन पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो मैं इसको इरेज कर दूँ, चलो साहब मैं इरेज करता हूँ इसको। ठीक है सर, आप इरेज कर दो आज इसे, आज छोड़ो मत, इसे इरेज कर दो आज। हेलो, हम भी कर देंगे इरेज भैया, इसमें क्या है। चैप्टर 3 होगा, चलो चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। चलो साहब देखो जरा, चैप्टर नंबर 4 आ गया हमारा, डी तथा एबिलोक के एलिमेंट। 3 या 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, वही बड़ी हर का पढ़ लेना है। ठीक है, देखो तो मेरे पास चैप्टर कौन सा है बेटे, चैप्टर है मेरे पास 4। ठीक है भाई, डी तथा एफ बिलोक, डी तथा एफ बिलोक के तत्व, डी तथा एफ बिलोक के तत्व। ठीक है, चलो साहब डी तथा एफ बिलोक के तत्व में 4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ये तुम्हारा 6 नंबर का चैप्टर है, और जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसका मैंने अंक नहीं लिखवाए हैं, तो उसके जो नंबर हैं वो 7 नंबर का चैप्टर आता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर 8 का है, सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों 7-7 के हैं, और फोर्थ चैप्टर हमारा 6 का फंस गया। ठीक है, चलो इसका नंबर लिख लेना, 7 नंबर चैप्टर है ये भी हमारा, चैप्टर नंबर 3 भी। अब चैप्टर नंबर 4 कितने का, 6 नंबर का, डी तथा एफ बिलोक के तत्व। अरे डी तथा एफ बिलोक के तत्व, और ये जो सारणी होती है ना पूरी केमिस्ट्री की, क्या बताऊँ मैं आपको अब। ठीक है, नहीं बहुत ही
समझने के लिए बड़ा ही माइंड लगाना पड़ता है, किसको, सारणी को, आवर्त सारणी को। तो डी तथा एफ ब्लॉक के जो मेरे पास तत्व है ना, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भैया सारणी हम सीख जाते हैं इससे काफी ज्यादा। और पता तो मैं डी ब्लॉक के तत्व कहाँ होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं, इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और नीचे जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट लगे होते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीढ़ी में। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ, मैं डायरेक्टली पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। संक्रमण तत्व पेपर में पूछता है, संक्रमण तत्व, ठीक है, किसे कहते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, किसे कहते हैं, ठीक है भाई। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके सामान्य लक्षण लिखिए, इसके सामान्य लक्षण लिखिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन में से बहुत सारे लक्षण लिखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकल आते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आना है, परमाणु त्रिज्या करके आनी है इसकी, अनुचुंबकीय गुण करके आने हैं, रंगीन आयन तथा यौगिक बनाने का सिस्टम यानी कि गुण करके आना, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज उत्प्रेरक के गुण करके आने, आपको संकुल यौगिक का बनाने का गुण करके आना, वेरिएबल ऑक्सीकरण स्टेट यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था आपको करके आनी है। ये हमारे पास क्या सामान्य लक्षण, उसमें से शॉर्ट निकालता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि Mn2+ आयन अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, क्यों, उसका चुंबकीय गुण भी ज्ञात कीजिए। स्कैंडियम 3+ आयन रंगहीन है, क्यों, कॉपर प्लस आयन रंगहीन है, क्यों, ये सारे के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। Fe2+ जो होता है वो Fe यानी कि Fe3+ Fe2+ से अधिक स्टेबल होती है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आपने ये संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके सामान्य लक्षण लिखिए, कंप्लीटली तैयार कर रखा है, तो आप उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है यार भाई, छोड़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, ध्यान देना, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं ले रहा हूं मैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह लूंगा मैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, लाइन पे ध्यान देना, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके ओके सर, आप जो कहते हैं हम मान लेंगे, ठीक है सर। पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण, भैया ये बड़ा जरूरी है, का निर्माण। और ध्यान देना लाइन पे, इसकी पोटेशियम किसकी, पहले निर्माण करो बेटे से करके, और इसकी पहला नंबर में ले रहा हूं Fe2+ आयन के साथ क्रिया करवाओ, दूसरा नंबर SO2 के साथ क्रिया करवाओ, थर्ड नंबर इसकी करवाओ ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया C2O4, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करवाओ इसके C2O4, C+C+C2O4H, तो मैंने डोमैस लगा दिए, तो इसके साथ क्रिया करवाओ इसकी, SO2 के साथ क्रिया करवाओ इसकी, और C2O4 2- आयन के साथ क्रिया। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार एंट्री हुई है, पिछले हटा दिया था इसको। तो संक्रमण किसे कहते हैं, इसके सामान्य लक्षण लिखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण, और भैया इस पोटेशियम परमैंगनेट की इसके साथ क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान देना, थर्ड नंबर लैंथेनाइड संकुचन, बाकी मैं लूंगा नहीं एक भी, बस लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तथा परिमाण, तथा परिणाम, रिजल्ट, परिमाण नहीं परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स रिजल्ट, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। बढ़िया का पढ़ना इसको भी। तो चैप्टर नंबर 4 6 नंबर कंप्लीट हो गए, बस इतना पढ़ लेना, इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है कुछ भी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा जरा मुझे कमेंट में बताएं करके कि ऐसे कौन कौन से, मुझे कमेंट करें कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, एलिमेंट मतलब तत्व हैं, जिन्हें आप संक्रमण तत्व नहीं कहते हो। हालांकि वो डी ब्लॉक में रखे होते हैं पर संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, यानी कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें आप संक्रमण तत्व नहीं कहते हो लेकिन वो डी ब्लॉक में रखें, बताओ जरा कमेंट करके कौन से ऐसे एलिमेंट हैं। चलो साहब, चैप्टर नंबर मेरे पास 5 आ गया, ठीक है भाई। अरे यार चैप्टर 5 कौन सा है, उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक कितने नंबर का हो सकता है, उपसह संयोजन यौगिक। पहले कहाँ ये 5 नंबर का था, आज नंबर कितने कर दिए इसके, 7 नंबर कर दिए, ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन लूँगा इससे भी। सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन लिख पाऊँ, बर्नर सिद्धांत पढ़ लो, हो गया काम आपका। बर्नर सिद्धांत पढ़ लो बेटे, बर्नर सिद्धांत पढ़ लो, धुआं निकाल देगा इस बार, बर्नर सिद्धांत पक्का कंफर्म है। और भैया आईयूपीएसी नामकरण, उपसहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण, बर्नर सिद्धांत छोड़ना नहीं है, और उपसहसंयोजी यौगिक के जो आईयूपीएसी नाम है वो भी हमें नहीं छोड़ना है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। चलो बर्नर सिद्धांत हो गया हमारा, हो गया। लिगैंड किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए, लिगैंड क्या होता है। बर्नर सिद्धांत पढ़ लो बेटे, लिगैंड पढ़ लो, और एक थ्योरी आती है मेरे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या नाम है इसका,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, हालांकि बेसिक की वीडियो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इंटरनेट में पढ़ लेना। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है इसके। और अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो वर्नर सिद्धांत हो गया मेरे पास, लिगैंड हो गया, CFT हो गई। और इस बार भैया पढ़ लेना आप, देखो आइसोमेरिज्म तो पढ़नी पड़ेगी तुम्हें यार। इसका जो चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, समावयवता। काय में, अरे काय में, उपसह संयोजी यौगिकों में, उपसह संयोजी यौगिकों में, ठीक है। उपसह संयोजी यौगिकों में क्या, यौगिकों में, और भैया क्या, अरे यौगिकों में क्या भैया, क्या क्या, समावयवता और क्या, समावयवता, ठीक है भाई। उपसह संयोजी यौगिकों में समावयवता बड़ा जरूरी। और एक चीज पढ़ लेना, अरे यार बहुत टॉपिक हो, कितना पढ़ोगे आप लोग भी। वर्नर सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नर सिद्धांत। सेकंड टॉपिक है लिगैंड, किसे कहते हो आप, लिगैंड की संख्या को बोलते हैं हम उपसह संयोजन संख्या। और भैया CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लेना आप। या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है कि अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं भी पढ़ लेना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं पढ़ लेना। कितना पढ़ोगे यार, इतने बहुत है। क्लेट पढ़ लेना। अरे नहीं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लो आप। एक बार लिखवा दो मैं क्लेट क्या होते हैं, क्योंकि ये एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। यूपी में क्वेश्चन कुछ हटके पूछता है, क्लेट, ठीक है। केकड़े का पंजा, केकड़े का पंजा, द्विदंतुर एकर, द्विदंतुर लिगैंड, इस टाइप के ये शो करते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ के देखना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपसह संयोजी यौगिकों में समावयवता, क्लेट पढ़ लेना, ठीक है। इसमें सिस ट्रांस यानी कि एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है, सब पढ़ लेना बड़े करके, ठीक है, आइसोमेरिज्म में। तो उपसह संयोजी यौगिकों में समावयवता और क्लेट पढ़ लेना, बस बहुत है इतना टॉपिक। और भैया IUPAC नामकरण 2 नंबर के आते हैं, 7 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर के IUPAC नामकरण उपसह संयोजी यौगिकों के हर साल आते हैं। जैसे K4FeCN का होल 6, इसका नाम क्या, CrH2O का होल 6 Cl3, इसका नाम क्या। ये सब के सब 2 नंबर में आपसे पूछेगा, यानी कि 2 नंबर कन्फर्म उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण है। अगर आपने वो नामकरण कर लिए, करना सीख गया, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। बचे हमारे पास 5 नंबर, इनमें से आएंगे जैसे भी आया, समझ गए। चलो चैप्टर नंबर में लेता हूँ नया, चैप्टर नंबर मैंने ले लिया 6, बस 5 चैप्टर हो रहा है। सेकंड बुक आ गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 6 है मेरे पास। चैप्टर 6 में पहला जरा चैप्टर का नाम बताओ, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन, ठीक है सर, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, देखिए तो शानदार नाम है। महातांडव का नाम सुना है आपने, वो अब शुरू होता है। मर गए पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री के रिएक्शन, एक रिएक्शन याद ना हो रही। यह है तुम्हारे पास केमिस्ट्री का महातांडव, जिसको समझने के लिए आपको फुल माइंड लगाना पड़ेगा। टोटल रिएक्शन है, 2, 3, 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा बुक का, तब जाकर समझ में आती है। ना तो पता नहीं चलता कि मैथिल क्लोराइड से मैथिल अल्कोहल कैसे बनाना है, मैथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल बनाना, एक कार्बन परमाणु बढ़ाना है घटाना, बड़ी जान आप अंदर फंस जाती है बच्चों की। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल रिएक्शन है, थ्योरी आती नहीं है इससे। सोच लो अब, टोटल रिएक्शन आती है, थ्योरी तो भैया ना के बराबर आती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, रिएक्शन ऐसी होती है जैसे अंटे रखे हो 50 और बीच में क्या रखा हुई है, कतैनिया, उसको थ्योरी मान लो, बस ऐसा होता है। चलो साहब, पहला क्वेश्चन मैं लिखवा जाऊँ। पहला ही क्वेश्चन ही मोस्ट है, देखो आपसे टिप्पणी पूछ सकता करने के लिए 2 रिएक्शन बड़ी मोस्ट होती है इसमें, ध्यान देना बेटे। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी कौन सी है मेरे पास, इसका इसी के बाद में वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। फिटिक नहीं, खाली वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, दोनों पढ़ लो अभिक्रिया। और भैया इसके बाद एक और आती है हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। हुंस-डीकर अभिक्रिया बड़ा जरूरी है, हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। ये पढ़ लो बढ़िया करके, इनमें से एक रिएक्शन पक्का फंसेगी तीनों में से। और ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया के, वोल्टेज फिटिंग। ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन लूँगा, बस वही 5 क्वेश्चन रिपीट करते रहना आपको, ठीक है। दूसरा नंबर देखो जरा, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, डायरेक्टली। हेलो एरीन क्या होते हैं, ध्यान देना लाइन पे। हेलो एरीन, ठीक है सर, हेलो एरीन क्या होते हैं। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्योंकि भैया बहुत अजीब सी बुक मिलेगी तुम्हें। ये हेलो एरीन क्या होते हैं, ठीक है। इनकी तो सामान्य, इनकी 2 नाभिक स्नेही, इनकी 2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तथा 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा 2 इलेक्ट्रॉन
स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक, ठीक है, समीकरण लिखिए, अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। मैं कह रहा हूं केवल रिएक्शन पूछता है, केवल रिएक्शन पूछता है, थ्योरी ना के बराबर आती है इस पर। ओके क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में अगर लूं तो बेटे ध्यान देना, SN1 और SN2 अभिक्रिया, बहुत ही मौज क्वेश्चन है इस टाइम का, पक्का आगे एग्जाम्पल सहित पूछता है। SN1 तथा यार SN2 अभिक्रिया, इसके फुल चांस आने के। SN1 तथा SN2 बहुत बार से ये मिस्टेक कर रही है, घुमाई फिर रही है बच्चों को, लेकिन इस बार इसका महातांडव हो जाएगा, इस बार पक्का आ जाएगी ये। SN1 SN2 अभिक्रिया तथा क्रियाविधि, तथा इसकी क्रियाविधि, तथा इसकी क्रियाविधि, ठीक है, तथा इसकी क्रियाविधि। ओके, अबे यार तुम लोग तो ओके भी ना बोलते हो यार, अरे भैया बोल दिया करो यार, कुछ तो समझे करो बात को। हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन ये है फ्रेओन DDT, फ्रेओन और DDT, ठीक है, फ्रेओन और DDT, फ्रेओन तथा DDT पर टिप्पणी लिखिए, बहुत जरूरी है। इनमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, कोई सा भी आ जाए, फ्रेओन तथा DDT। और भैया अगर देखो ज़्यादा नहीं लिखवाया मैंने, बुल्टस अभिक्रिया, बुल्टस फिटिंग अभिक्रिया, हुंसदीगर अभिक्रिया, हेलोजन क्या होते हैं, इनकी दो नाभिक स्नेही और दो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए, बड़ा जरूरी है। SN1 SN2 अभिक्रिया हो गई, फ्रेओन तथा DDT हो गया। इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे, क्या है इसकी फुल फॉर्म? मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो बेटे, जरा देखता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो और इसको पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका नाम ये होगा DDT का, ठीक है, मैं बताने रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरोबेंजीन का निर्माण पढ़ लेना यार। क्लोरोबेंजीन क्या होती है? 4 विधियाँ होती हैं बनाने की, 7-8 उसके गुण होते हैं क्लोरोबेंजीन के, पेपर में पूछ सकता, ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्लोरोबेंजीन। ध्यान देना मेरे लाइन पे, 5वां क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, बस 5 टॉपिक हो गए क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस पे ध्यान देना है, बुल्टस फिटिंग अभिक्रिया पे कंफर्म क्वेश्चन है इस बार पक्का। और एक हमारी ये वाली, इन फ्रेओन या DDT में से एक फंसेगा, चाहे फ्रेओन फंस जाए या DDT फंस जाए, ठीक है। और SN1 SN2 अभिक्रिया तो सभी याद करते हैं और आप सबको भी याद होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना आपको। मैं इरेज कर दूँ इसको? नहीं कर दे इसको इरेज, चलो साफ कर दे जाऊँ इरेज में इसको, लो साहब। आप कहें और हम इरेज ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है यार। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे पढ़ लेते हैं इसको इरेज करने के बाद। चलो साहब ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आ गया। ज़्यादा नहीं लूँगा बस, क्योंकि यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 7 ही नंबर का है। चैप्टर नंबर 7 7 ही नंबर, चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल। अरे भैया एल्कोहल फंस गया इसमें, वाह क्या बात है यार। एल्कोहल, फिनोल, ठीक है, तथा इथरिया, तथा इथरिया। अरे हंस रहे होगा आप लोग यार, इथरिया, एल्कोहल, फिनोल तथा इथर, अरे बड़ा जरूरी है, एल्कोहल, फिनोल तथा इथर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट अगर मैं लूँ तो क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ ले रहा हूँ हैंटिंग। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है मेरे पास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे। चाहे आप बी हाइड्रोजनीकरण लगाएं, विक्टर मेयर विधि लगाएं, ल्यूकास अभिकर्मक विधि लगाएं, कोई सा भी मेथड आप ले सकते हो, लेकिन बी हाइड्रोजनीकरण विधि सबसे इजी होती है कि भाई प्राथमिक जिसे बोलते हैं हम 1 डिग्री, ठीक है, द्वितीयक 2 डिग्री, तथा तृतीयक, तथा तृतीयक मतलब 3 डिग्री। एल्कोहल की पहचान, एल्कोहल की पहचान, ठीक है बेटे, किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार की जाती है। कोई सा भी मेथड दे दो आप, कोई सा भी मेथड दे दो, ठीक है। चलो साहब सेकंड टॉपिक में ले रहा हूँ, इसी से लूँगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, बड़ा ज़रूरी है यार, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण यानी कि जल को बाहर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। और भैया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की कोई भी 2 विधियाँ, 2-3 रासायनिक गुण कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ ही पढ़ लेना आप, ठीक है। कभी कहोगे यार मुझे क्वेश्चन नहीं बताया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की केवल 2 विधियाँ बस, अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ, बनाने की कितनी विधियाँ बेटे? बस 2 विधियाँ, ओके।
अबे यार ओके तो आप लोग बोलते नहीं हो यार। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ, बस हो गया काम। चाहे आप एल्गिन से बनाएं, एमीन से बनाएं, एल्किल हैलाइड से बनाएं, एसिटिलीन से बनाएं, जिससे आपका मन कर रहा है 2 विधियाँ बना दो। और पेपर में पर्सनली दे रखी है करने के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेंगी आज जबरदस्ती, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, भैया फिनोल पूरा पढ़ लियो। ये आगा क्वेश्चन इस बार, ये तो हर साल आता है यार। और पूरा टॉपिक पढ़ लो, इसको पूरा टॉपिक पढ़ लेना, ये वाला फिनोल वाला। फिनोल तथा फिनोल बनाने की विधियाँ, फिनोल बनाने की विधियाँ, कोई सा ही मेथड पूछ सकता है आपसे। फिनोल बनाने की विधियाँ तथा रासायनिक गुण, तथा रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण पूरे का पूरा, पूरे का पूरा। और लास्ट में एक क्वेश्चन और लिखवा दूं मैं, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, पेपर में पूछता है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान आप कैसे करोगे? एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करवा दिया मैंने तुम्हारे पास। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ, ठीक है, और फिनोल बनाने की विधियाँ तथा रासायनिक। देखो ये चैप्टर हमारा 3 भागों में डिवाइड है, और एक क्वेश्चन अधवा में ये आता, मतलब या तो ये होगा, इसके अधवा में ये रखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इधर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, मर्जी है आपकी। अल्कोहल और फिनोल में से कोई भी एक टॉपिक पढ़ लो जो आपका दिल चाह रहा हो, चाहे फिनोल का दिल चाह रहा हो फिनोल पढ़ लो, और अगर मन कर रहा है आपका अल्कोहल का तो आप अल्कोहल पढ़ लेना। दोनों में से कोई सा भी आप पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है मतलब यार ये इधर पढ़ो, आप छोड़ भी सकते हो, मर्जी है आपकी। लेकिन अथवा में एक क्वेश्चन दोनों में से पूछते ही पूछता। चलो साहब अल्कोहल फिनोल पूरा पढ़ लेना यार। फिनोल कैसे बनाया जाता है, राइमर टीमेन अभिक्रिया पढ़ लेना, इसकी कोलवे सिमिट अभिक्रिया पढ़ लेना। दोनों की दोनों रिएक्शन बड़ी मस्त है। राइमर टीमेन रिएक्शन, राइमर टीमेन लगा लो अंदाजा। अगर मैं राइमर टीमेन भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। राइमर टीमेन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है, राइमर टीमेन अभिक्रिया, ये पढ़ लेना सही करके। चलो साहब हटाओ, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आ गया, ठीक है बेटे, चैप्टर 8 है, ये भी 8 ही नंबर का है। चैप्टर 8 कितने नंबर का है? 8 नंबर का। अब लगाओ अंदाजा, चैप्टर 8 है, 8 नंबर का है, और आपको भी 8 नंबर पेल देने हैं बढ़िया करके, ठीक है। चलो मैं ज़्यादा नहीं, पहला क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है पहला वाला। एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की 3 विधियाँ, कीटोन बनाने की 3 विधियाँ, ठीक है, बनाने की 3 विधियाँ, कोई सी भी विधि दे दो आप, कोई सी भी विधि दे दो, 3 विधियाँ दोनों एक साथ, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की 3 विधियाँ, चाहे एल्डिहाइड बनाओ, दोनों के दोनों बनाने, एल्डिहाइड भी ऐसी 3 विधियाँ जिनके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। 3 विधियाँ, विधियाँ मतलब विधियों के रासायनिक समीकरण, ओनली रासायनिक समीकरण, 3 विधियों के रासायनिक समीकरण, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो जैसे करके, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। चलो साहब टिप्पणी करनी है आपको, टिप्पणी करनी है। सबसे पहला नंबर कैनिजारो अभिक्रिया, पेपर में आती है, पूछ लेता है, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है सर, लिख देंगे। और सुनो और बताओ, ठीक है, एल्डोल संघनन, सर ये भी याद है, सबको करवा रखी है, एल्डोल संघनन, ये भी सबको याद है। और सर और बताओ, थर्ड नंबर, ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया, हाँ सर ये भी याद है, इटार्ड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों के तीनों। और सर और बताओ, और अरे यार लो, वोल्फ किस्नर अपचियन, सर ये भी याद है, वोल्फ किस्नर अपचियन भी याद है, ठीक है, क्या बनता है, एल्केन बनते हैं, वोल्फ किस्नर अपचियन, ठीक है। और बताओ, रोजनमुंड अपचियन, सर ये भी याद है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनते हैं, रोजनमुंड अपचियन, रोजनमुंड अपचियन, ठीक है सर। और बताओ, क्लीमेंसन अपचियन, 5 में आइए, 6 नंबर देखो, क्लीमेंसन अपचियन, हाँ सर ये भी याद है, क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं, ठीक है, क्लीमेंसन अपचियन, इसका तो बहुत यूज होता है क्लीमेंसन अपचियन का, सही है सर। और बताओ जरा एक तक 7वां नंबर बताओ, सिमिट अभिक्रिया, हाँ सर ये भी याद है, सिमिट अभिक्रिया है, याद नहीं है, वही है, सिमिट अभिक्रिया हो गई। और बताओ जरा एक रिएक्शन, HBZ अभिक्रिया, फुल फॉर्म बताओ HBZ की। 8वां नंबर आ गया, HBZ हेल्वोल्ड हार्ट जेलेंसी की अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया, ठीक है। चलो साहब HBZ अभिक्रिया भी हो गई। लो साहब इतनी रिएक्शन है, पक्का 3 रिएक्शन फंसने वाली हैं, चाहे कैनिजारो अभिक्रिया आ जाए, एल्डोल संघनन आ जाए, इटार्ड आ जाए, कोल किस्नर अपचयन आ जाए, रोजनमुंड अपचयन आ जाए,
क्लीव एल्जन अपचयन, सीमेंट अभिक्रिया आ जाए, एचबीजेड अभिक्रिया है चैप्टर की, बस इससे ज़्यादा मैं करवाऊंगा नहीं, बहुत कुछ है ये वाला। एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की 3 विधियां पढ़ लो, रासायनिक समीकरण पढ़ो आप बढ़िया करके, ठीक है। और टिप्पणी कीजिए कैनिजारो अभिक्रिया पर एल्डो संघनन इटार्ड अभिक्रिया। हाँ एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास ये होगा, इसको तुम सेकंड कर लियो, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास इसका ये होगा बेटे, देखो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, तीसरा क्वेश्चन है कौन सा लूँ यार मैं, कौन सा लूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां। तो तुम 3 करना बस याद, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 3 विधियां, बनाने की 3 विधियां, बनाने की 3 विधियां, ठीक है। चैप्टर का नाम रह गया भाई, चैप्टर नंबर 8 है कौन सा, चैप्टर का नाम तो रह गया बताया नहीं यार। देखो चैप्टर का नाम कौन सा चैप्टर है मेरे पास, एल्डिहाइड, चलो साहब, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिख लेना कार्बोक्सिलिक, ठीक है, लिख लेना बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से लिख लो अपना आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 तो याद होगा यार। चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, रह गया ये, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर का नाम पूरा लिख लेना आप, ठीक है। चलो साहब, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 3 विधियों के रासायनिक समीकरण, 3 विधियों के रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, चलो साहब, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का है, बाकी मैं चैप्टर से लेवाने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और पढ़ लेना, फार्मेल्डिहाइड की यूरोट्रोपिन से क्रिया, मतलब फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया तो यूरोट्रोपिन बनता है, ठीक है। कर दूं इरेज मैं इसको, ए भाई कर दूं इरेज, चलो साफ कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है, ले लिया होगा। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, पढ़ो यार बढ़िया कर, क्योंकि टाइम है नहीं पढ़ाई का इस समय, और आपको जो है मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो सिचुएशन है इस टाइम, क्योंकि पेपर आ गए बिल्कुल निकट। अब चैप्टर नंबर मेरे पास आता, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 6 छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, 3 क्वेश्चन लिखवाऊंगा बस, 3 टॉपिक लिखवाऊंगा, वही पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर किसके, चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 9 के, और चैप्टर नंबर 9 का नाम है एमीन, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कौन सा यौगिक बेटे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अबे यार कब पढ़ोगे अगर आज नहीं पढ़ते हो तो। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बड़ा जरूरी है। चैप्टर नंबर कितना है मेरे पास, 9 हो गया, और 6 नंबर का केवल चैप्टर है, तो मैं भी 6 नंबर का कराऊंगा। सबसे क्वेश्चन फर्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन ही लिखवाऊं इसमें तो मेरे दोस्त क्वेश्चन फर्स्ट आपसे पूछता है कि प्राथमिक यानी कि एमीन क्या है, एमीन क्या है, ठीक है, इनका वर्गीकरण कीजिए। कई बार पूछा गया, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, एमीन क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। और ये भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, ध्यान देना, बहुत ही जरूरी है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कोमा द्वितीयक, ठीक है, तथा तृतीयक, तथा तृतीयक, ध्यान देना, तृतीयक समझते हो ना, अब ये सब पढ़ा हुआ आपका, यानी कि सिंगल बॉन्ड NH2 प्राथमिक, सिंगल बॉन्ड NHN, सिंगल बॉन्ड NH द्वितीयक एमीन, सिंगल बॉन्ड खाली N तृतीयक एमीन, ठीक है। ये पढ़ लेना बढ़िया करके, प्राथमिक तथा तृतीयक एमीन में पहचान, एमीन की पहचान कीजिए। पहचान कैसे करोगे, कैसे करोगे, बड़ा जरूरी है, कैसे करोगे, ठीक है। बस देखो, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3rd आ गया, एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, लाइन पे ध्यान देना बेटे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बड़ा जरूरी है बेटा, ये पढ़ लो बढ़िया करके। और क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इस चैप्टर की है ये, ब्रोमाइड अभिक्रिया। और भैया ये पढ़ लो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पेपर में आती है, और अगर मैं इसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखवाऊँ ना, टॉपिक नंबर 5 लिखवा दूँ, तो 5 में तो मेरे पास सिंपल सा रिएक्शन है, और वो है गैब्रिल, पढ़ लेना बेटा, ये प्राथमिक एमीन बनाने काम में आती है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण, थैलीमाइड संश्लेषण, गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये रिएक्शन है, ठीक है, पढ़ लेना सही करके। छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 पाता हूँ मैं, चैप्टर 10 है मेरे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट 7 नंबर का है, कितने नंबर का, 7 नंबर का। चलो साहब, 1 नंबर बड़ा हुआ है, इसमें पहले 6 नंबर का था, या 7, अब 7 का हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही लिखवा दूं मैं इसमें, डायरेक्टली लिखवाऊंगा मैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण,
तथा इसका वर्गीकरण। ध्यान देना बेटे, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण बड़ा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, और स्वाद के आधार पर शर्करा, अशर्करा, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा करके हैं। दूसरा नंबर मेरे पास आता है, दूसरा क्वेश्चन भैया विटामिन। ये तो भैया कन्फर्म है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता विटामिन को भैया, ये 2024 में आगा। ये क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास विटामिन ए बी सी डी ई तथा के, 6 विटामिन होते हैं। पक्का फंसेगा, कोई से भी रोग पूछ सकता है कि विटामिन ए के में से कौन सा रोग होता है। ये तो कंफर्म क्वेश्चन है विटामिन, ये तो पक्का फंस गया तुम्हारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास और भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की यानी कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ध्यान देना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ठीक है। अरे सर ठीक है, बढ़िया। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, अगर ये ना पूछा इसने तो टॉपिक पूछ लेता है आपसे, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, ठीक है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक कीटोन समूह, कौन सा बेटे, एक कीटोन समूह, चलो साहब, तथा 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। 5 हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है बेटे, उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रूफ करना है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, एक कीटोन समूह होता है, ये सब बोलते हैं हम कार्बोनिल समूह, और 5 होते हैं आपके हाइड्रोक्सी समूह। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, पढ़ लेना ठीक से। तो 3 क्वेश्चन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ठीक है, और ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक कीटोन समूह तथा 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, की उपस्थिति, ठीक है। बहुत बढ़िया। और बस विटामिन 3-4 क्वेश्चन हो गए, एक और लिखवा दूँ? अरे चलो एक और लिखवा दे रहा हूँ यार, 5वां क्वेश्चन। हालांकि इंपॉर्टेंट तो है नहीं इतना, लेकिन प्रोटीन वगैरह से पूछ लिया चांसेस है नहीं, ज़्यादातर यही पूछता है। इसकी रिएक्शन जरूर पढ़ लेना यार, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लेना, क्योंकि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं पेपर में पूछी जाती हैं। टोलन अभिकर्मक क्या है और ग्लूकोज किस तरह से जो है वो टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो एक क्वेश्चन और है बेटे, वो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि पेप्टाइड तथा इसका वर्गीकरण, ठीक है, पेप्टाइड तथा इसका वर्गीकरण, बस, बाकी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। तो एक क्वेश्चन, 2 टॉपिक है विटामिन, 3 हो गया ग्लूकोज चक्रीय संरचना, चौथा नंबर ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एक कीटोन समूह तथा 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड तथा इसका वर्गीकरण। बस, हर एक चैप्टर के मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि 10 पंजे 50, यानी कि हद साथ ये तुम्हारे 40 क्वेश्चन बैठेंगे, और इन्हीं 40 क्वेश्चन को पूरी बुक के आपको रिपीट करना है बार बार। अब अपने एक क्वेश्चन देखना पहले वाला, ऐसे नहीं है कि एक दिन में सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। नोटबुक लेना, जिस रफ में आपने सारे नोट्स बनाए हैं उसको लेना आप, और उसको लेने के बाद पहला चैप्टर पकड़ना, और पहले चैप्टर में जहाँ जो टॉपिक लिखवाया गया है या मॉडल हैगा उसमें आपको टिक मारते रहना। ये टिक हैगा भाई मुझे आज ये पढ़ना है, आज 3 क्वेश्चन मुझे ये वाले पढ़ने हैं, और यार आज 4 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के देख रहा हूँ, सेकंड चैप्टर का, आज मैं बैटरी पढ़ लेता हूँ, आज मैं ये पढ़ लेता हूँ, ऐसे करके पढ़ना है आपको, ठीक है। कभी एक बार में पूरी बुक नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। और वैसे तो आप लास्ट टाइम बचा तो आपको सारे क्वेश्चन ये देख के आपको याद आ रहे होंगे कि हाँ यार ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी। जब पेपर आता ना, खुलता पेपर, तो दिमाग अपने आप चलने लगता है कि यार पढ़ा हुआ तो ये भी है, पर याद क्यों नहीं आ रहा, हो क्यों नहीं रहा। तो देखते हैं ऊपर नीचे हो गया, हाँ जाला कहाँ कितना लगा पड़ा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन रिपीट कर लो, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लो, छोड़ो मत एक भी क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।